नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद एक नया नारा गढ़ दिया गया है, जिसे प्रतिबंधित जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुसलमान आतंकी पीओके में जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं। जाहिल आतंकियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि काबुल के बाद कश्मीर की तैयारी है, फिर पूरे भारत की बारी है। वैसे इसकी आशंका पहले ही व्यक्त की गई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का उदय भारत के लिए खतरा साबित होने वाला है। कई विदेशी खुफिया एजेंसी आगाह कर चुकी है कि भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान तालिबान की मदद ले सकता है, पर यह इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हाल के दिनों में पाकिस्तान अधिकृत गुलाम कश्मीर के अंदर आतंकियों ने कई रैलियां की है। यह रैलियां इन आतंकी संगठनों के उन सदस्यों के लिए आयोजित की गई है जो अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए अफगानिस्तान गए थे और फिर सकुशल वापस अपने घर लौट आए हैं। यह रैलियां अब्बासपुर हाजिरा और सेंसा क्षेत्र में की गई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है। भारत मुसलमान आतंकियों के ऐलानों को सुनकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। सेना को अलर्ट मोड पर किया जा चुका है और खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। आमतौर पर भारत सालों से ही ऐसे निर्देश और रणनीति अपनाता रहा है। यह हालत तब है जबकि भारत गुलाम कश्मीर के आतंकियों पर दो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। जिस तरह की चुनौती भारत के लिए खड़ी की जा रही है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अन्य पड़ोसी देशों के साथ ऐसा नहीं है। रूस में मुसलमानों की बड़ी आबादी मौजूद है। उसके चेचन्या प्रांत में मुसलमान दहशतगर्द सिर उठा रहे हैं, मगर पाकिस्तान के आतंकी या तालिबान दोनों में कोई उनके समर्थन में नहीं बोल रहा है। चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर पर अत्याचारों की इंतहा हो गई है, मगर किसी मुसलमान की हिम्मत उसके खिलाफ आवाज उठाने की नहीं हुई है। परंतु भारत इन मुस्लिम आतंकियों का सबसे आसान टारगेट है। कोई भी छोटा मोटा आतंकी भारत को आंखें दिखा देता है। पिछले 2 सालों से श्रीलंका ने इस्लामिक आतंकवाद से निपटने हेतु कई कड़े फैसले लिए हैं। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाने के ऐलान हुए हैं। साथ ही संदिग्ध मुसलमानों की सघन तलाशी के अभियान लॉन्च हुए हैं, मगर इस पर किसी मुस्लिम देश ने आवाज नहीं उठाई। फिलीपींस जैसा देश जो भारत के 5% के करीब है, इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कठिन फैसले ले रहा है। यहां तक कि मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शनों पर भी बैन लगा दिया गया है। एक भी मुस्लिम देश से उसके खिलाफ आवाज नहीं आई है। खुद भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को एक झटके में देश से बाहर भगा दिया है। कुछ दिन शोर मचा पर आज कोई पूछने वाला नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से गदगद चीन तो 2 कदम आगे बढ़ गया है। उसने ऐलान कर दिया है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान की रक्षा नहीं कर पाया तो वह ताइवान की क्या मदद कर पाएगा। यानी चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। भारत अपनी आजादी के बाद से ही कश्मीर समस्या से जूझ रहा है। इस देश ने अपने हिस्से आए कश्मीर का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया। भारत ने देखा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया मूक दर्शक बनी रही है। कोई भी देश मदद के लिए अफगान सरकार के पक्ष में नहीं उतरा है। इसके बावजूद भी वह पीओके में कार्रवाई करने से डर रहा है। भारत की फटती है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे। यह देखते हुए भी कि उसके पड़ोस में मौजूद म्यांमार का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। यह सुनते हुए भी कि चीन ताइवान पर कब्जे के लिए खुली चुनौती दे रहा है। यहां तक कि उसने हांगकांग को चीन का हिस्सा बना लिया है। सही बात तो यही है कि भारत के पास पीओके पर हमला करने का यही बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान पूरी तरह अफगानिस्तान में उलझा हुआ है। चीन भी अफगानिस्तान में भटक गया है। साथ ही पीओके के आतंकी बड़ी संख्या में अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पर भारत पीओके पर हमला करने की बजाय रक्षात्मक भूमिका में है। वह इस डर में जी रहा है कि कहीं सीमा पार से घुसपैठ न बढ़ जाए। अब तो यह बात भी साफ हो गई है कि पाकिस्तान द्वारा फरवरी में किया गया सीज फायर समझौता एक प्री प्लान साजिश थी। वह पूर्वी सीमा से ध्यान हटाकर अफगान पश्चिमी सीमा पर केंद्रित करना चाहता था। उसने भारत को मूर्ख बनाकर नियंत्रण रेखा से पाक सैनिक हटाकर उन्हें पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया। भारत के पास पीओके में घुसने का यही अच्छा मौका था, जो लोकतंत्र, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की पीठ पर सवार भारत ने गंवा दिया। पाकिस्तान का अफगान मिशन कामयाबी के साथ संपन्न हो रहा है। अगले 1 या 2 महीने में उसके सैनिक और आतंकी काबुल से अपने अपने क्षेत्रों में वापसी करेंगे। उसके बाद संघर्ष विराम का समझौता भी टूट जाएगा और जिस घुसपैठ के थमने पर भारत बल्लियों उछल रहा है वह भी अनवरत रूप से जारी हो जाएगी। मुस्लिम दहशतगर्दों का नया नारा, काबुल के बाद कश्मीर की बारी, फिर भारत की तैयारी। इसके लिए भारत में सुनने की सहन शक्ति मौजूद है। इसकी वजह सिर्फ लोकतंत्र की मौजूदगी नहीं है,
बल्कि उन हजारों लाखों गद्दारों की शक्लें भी हैं जो वोट बैंक के नाम पर देश के नेताओं को अपने सामने झुकाते हैं। अगर आज ऐसे तत्वों से वोट बैंक का अधिकार छीन लिया जाए तो उसका नतीजा बहुत शानदार हो सकता है। देश अंतर्राष्ट्रीय दबाव का एक बार मुकाबला कर सकता है, मगर देश के गद्दारों से निपटना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान आज इसी का फायदा उठाकर ऐसे नारे गढ़ भी सकता है और उन्हें साबित करके दिखा भी सकता है। भारत का बढ़ता कद और अर्थव्यवस्था चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के लिए कश्मीर या भारत मुसलमान सिर्फ एक मोहरा है। एक लूजर इंडिया इन दोनों देशों के हितों के लिए मुफीद है। पाकिस्तान को कश्मीर या भारत के मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। उसे रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए कश्मीर के भूभाग की आवश्यकता है। अगर उसे भारत मुसलमानों से इतनी हमदर्दी होती तो वह भी भारत की तरह सीए जैसा कोई कानून बना सकता था। भारत के अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान भी उन्हें नागरिकता देने का ऐलान कर सकता था, लेकिन यह पाकिस्तान की नीति में शामिल नहीं है। पाक अधिकृत गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी और भारत समर्थक कई संगठन मौजूद हैं। अमजद मिर्जा बेग, मोहम्मद सज्जाद राजा, आरिफ अजाक या साबिर चौधरी जैसे कई एक्टिविस्ट और नेता हैं जो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर भारत की तरफ से इन्हें वांछित सहयोग नहीं मिला है। भारत चाहता तो गुलाम कश्मीर में विद्रोह की आवाज को और ज्यादा भड़का सकता था, मगर अहिंसा का ध्वजवाहक अभी भी गांधी के सपनों पर दौड़ रहा है, जबकि वर्तमान परिदृश्य में गांधी की विचारधारा बहुत पीछे छूट गई है। हांगकांग, म्यांमार और अफगानिस्तान का हश्र आज हम सबके सामने है। दलाई लामा को अहिंसा पर ज्ञान बांटते जीवन गुजर गया, मगर वे तिब्बत को आजादी तो क्या दिला पाए, खुद तिब्बत की धरती पर घुस नहीं सके हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ नसीहत देने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के तालिबान को भी नसीहत से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, पर अफगानिस्तान में तालिबान का आगमन भारत के लिए जरूर संकेत है कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के भविष्य के लिए घातक है। मुसलमानों के लिए शरिया एक आस्था है और लोकतंत्र सिर्फ फायदा उठाने की वस्तु है। जब बात शरिया और लोकतंत्र में किसी एक के चुनाव की आएगी तो शरिया लोकतंत्र पर भारी पड़ेगा। देश का तालिबानीकरण होने के संकेत तो सालों पहले मिलने शुरू हो गए थे, पर मुस्लिम नेताओं ने उसका खुलेआम समर्थन करके उसको मजबूती देना शुरू कर दिया है। उन्हें मालूम है कि वे भारत में तालिबान को स्थापित कर सकते हैं। भारत के लचर कानून और संविधान के कमजोर अधिकार उन्हें ऐसा करने की ताकत देते हैं, इसलिए संभलने से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। बस तालिबान के स्वागत की तैयारी कीजिए, क्योंकि हिंदुओं के पास तो भागने की कोई जगह नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।